हेलो, वेलकम बैक टू एस बी फिजिक्स एंड एस बी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नीट और जी के लिए। ये क्रिस कोर्स मान लीजिए आप। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और मुझे मालूम है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, है ना, है ना। ना नहीं तो नहीं बोल सकते आप, परंतु इसके बावजूद मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यूज़ होंगे वो कॉन्सेप्ट हम पूरे क्लियर करेंगे। तो चलिए तैयारी करिए कैरियर के लिए। तो हमारा फर्स्ट था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। आपको मालूम है, मुझे पता है कि आपको मालूम है कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन आप उससे ले लीजिए या उससे दे दीजिए उस पर उतना ही चार्ज होता है। इट इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन यदि हमें फाइंड करना है तो Q अपॉन ई। ये ही इन लोगों ने किया है और वैल्यू रख के ये ले आए। अब सेकेंड कॉलम, इफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम। कुछ नहीं किया यार, 1 नैनो कूलम किया है, उससे टेंशन आएगा। नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹ फार्मूला तो वही ऊपर वाले ही लगना है, बस 10⁻⁹ कर देंगे। सिंपल सी बात थी और सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से समझ लेना चाहिए। आपको पता है और आप समझते हैं, आपके पास नॉलेज है, मेहनत आप करते हैं, फिर भी देखते हैं आप। एन इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये तो सब छोड़ो, ये तो पता है आपको, टोटल चार्ज, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज, बच्चों वाली चीज़ थी यार। परंतु तुम्हें मुझे ये बताना था कि सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं होती हैं। कैसे लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव? बहुत ही सिंपल थे। मजाक कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, मजाक नहीं करेंगे, अच्छे भी न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। 2 स्पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 2 नैनो कूलम एंड माइनस 8 नैनो कूलम are placed at a distance d apart. If they are allowed to touch each other, अरे 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 यदि उन्हें टच कर लिया जाएगा तो क्या होगा भाई? तो कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 - 8/2 यानी कि -3। -3 चार्ज दोनों पे हो जाएगा। ओके, इफ दे आर अलाउड to touch each other, what is the new distance between them to get repulsive force of same magnitude as before? अरे यार, पहले आप न्यूटन वो कूलम्स का लॉ लगाइए ना। कूलम्स लॉ नहीं पता आपको क्या? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/4πε0। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। आपको पता है ये बात। तो सबसे पहले हम +2 और -8 वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे इनके बीच फोर्स निकाल लेते हैं कि ये फोर्स है। डी तो पता ही नहीं है, जो पता नहीं है वही तो उन्होंने पूछा है। जब हमने उन दोनों को आपस में टच किया तो दोनों पे चार्ज कितना हो गया? -3 नैनो कूलम। तो हम इसे 2 बार इंटू कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फोर्स आएगा। वो कह रहे हैं कि ये वाला फोर्स और वो पहले वाला फोर्स इक्वल है। करो ना इस वाले फोर्स को पहले वाले फोर्स को इक्वल कर दिया ना, तो न्यू डिस्टेंस R इज इक्वल टू 3/4D। थोड़ा सा ठीक सवाल था, पर था तो सर बच्चों ही वाला। हाँ बेटा, बच्चे ही हो इसलिए बच्चों वाला करेंगे। नहीं, जब आप टेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब हम देखिए एक नया नया ऑब्जेक्टिव। ए चार्ज ऑफ 0.8 कूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। हमें नहीं पता कैसे डिवाइड किया, हमें कुछ नहीं पता, पर उन्होंने किया है। दीज आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। द फोर्स ऑन Q1 इज मैक्सिमम। कब कब ये मैक्सिमम होगा? कब भाई, आखिर कब? तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच निकाला। यार मैक्सिमा और मिनिमा वाली एक कंडीशन समझ लो, समझ लेना चाहिए यार। डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन जो JEE वाले हैं ना उन्हें डिफरेंशिएशन का कोई टेंशन नहीं है, परंतु जो NEET वाले हैं ना उन्हें डिफरेंशिएशन का टेंशन होता है। देखो ना, जब ये कोई चीज़ चलती है ना तो ये जब मैक्सिमम आती है ना तो डिफरेंशिएशन अपान कुछ भी, हर कुछ, H मतलब हर कुछ 0 होता है, तो मैक्सिमा पे भी 0 होता है और DF/DH हर कुछ इज इक्वल टू भी 0 होता है। तो जब हमें मैक्सिमा फाइंड करना होता है तो ये 0 होता है, मिनिमा की बात ही नहीं हो रही। तो अकेला ए फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमा फाइंड कर लेते हैं। तो इन्होंने किया है यार, जो हमने बताया। पता नहीं ये लोग वो ही क्यों कर लेते हैं जो हम बताते हैं। अच्छा अच्छा सर, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा।
25 ईयर हम पढ़ा रहे हैं उसे, विद्वान विद्वान कुछ नहीं होता, इतने साल में तो डफर को भी समझ में आ जाता है। तो ये परंतु यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा भैया कि जो जो हमें उन्होंने बोला है ना कि क्यू को Q1 और Q2 में उन्होंने बदला है, तो Q1 मैक्सिमम कम होगा, तो Q1 को Q मान लो, तो Q2 मतलब होता है 0.8 माइनस Q। तो एक हमारे पास हो गया Q और एक हो गया 0.8 माइनस Q। अब हम df अपन डी कर लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें। डिफ्रेंसिएशन तो आपको आता, अब ये मत कहना कि सर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता। यदि डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं आता है तो एसबी फिजिक्स क्लासेस में डिफ्रेंसिएशन का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। आप सादर जामंत्रित हैं उस वीडियो के पास, नहीं सारी आमंत्रित हैं आप उस वीडियो के पास, और उस वीडियो को देखिए तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन समझ में आ जाएगा। और यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर दिया, Q इज इक्वल टू 0.4 कूलम आ गया। तो एक 0.4 कूलम में तो टोटल तो 0.8 था ना, तो दूसरा भी 0.4 कूलम होगा। कहिए कैसा लगा? अब तो अच्छे ही बोलोगे, हैं झूठ बोलोगे क्या? अब देखिए, अब जरा, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए material medium of dielectric constant epsilon r is F. If the material is removed, then the force between them become, अरे यार आपको पता है कि F इज इक्वल टू, हर कुछ लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q1 Q2 कर दो अपान R स्क्वायर। यार ये हटा देंगे तो F इतने ही टाइम नहीं बढ़ जाएगा, जबरन ये सब करने की जरूरत ही क्या है? आपको जरूरत ही नहीं है। ये हटाओ तो इस तरफ ले आओ, जब ये हटेगा तो डिनोमिनेटर से है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो एप्सिलॉन R इंटू एफ टाइम होगा। छोटी सी बात नहीं समझते हो यार? समझते हैं सर, पहले से ही पता था। चलिए कोई बात नहीं, पता था तो भी कोई बात नहीं, नहीं पता था तो मैं बताने के लिए तो यहाँ पे हूँ। आइए आइए आइए, एक नया ऑब्जेक्टिव आपका इंतजार कर रहा है। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड चार्ज Q1 इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। हो अब तो रिवॉल्विंग सर्कुलर मोशन की बात हो गई है। अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q2 एंड मास m2 इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द circle if the velocity and time period of the revolving particle be v and t। हाँ हमें पहले से ही पता है, यही सिंबल होते हैं रिस्पेक्टिवली। देन तो उन्होंने b या t का रिलेशन पूछा है यार, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको पता है जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। नो सेंटीपिटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन। जब तक सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा सर्कुलर मोशन नहीं। वो सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा यार? एक चार्ज उन्होंने क्या बोला, एक चार्ज उन्होंने रख दिया सेंटर पे, एक चार्ज उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। तो कौन सा रिवॉल्व हो रहा है? m1 वाला, Q1 वाला। तो सेंटीपिटल फोर्स तो ये हो जाएगा ना m1 v स्क्वायर अपान r। और इसे कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, वही आपका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। डिंटनान। चलिए तो इन दोनों को जब हम इक्वल कर देते हैं तो यहां से v इज इक्वल टू, हमने ये निकाल लिया, कुछ खतरनाक था। क्या आपको ये नहीं पता कि एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? 11 तो पास होना बच्चे, तो पता है, नहीं पता तो पता कर लो। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मेरा एक वीडियो सर्कुलर मोशन का भी डला हुआ है, उसे भी देख सकते हो। सर आप यहाँ समझा रहे हो कि अपने वीडियो या यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हो, दोनों कर रहे हैं, समझा भी रहे हो उसका प्रचार भी कर रहे हैं, ये भी तो यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है ना आपको। ओके ओके ओके, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा मतलब एक पूरा राउंड में 2 पाई और टाइम कितना t, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो ओमेगा के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? 2 पाई अपान टी। आर की जगह तो आर था ही, उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं था। अब यदि हम टी लिखें तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपान बी। ये हटा दो यहाँ से, ये आ गया v इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान बी। वी तो आपने पहले ही निकाल रखी थी, फिक्स डिपॉजिट करके रखी हुई थी भाइयों और बहनों। तो ये आपने v की वैल्यू रखी और ये हमारा आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन है उसे चेक कर लीजिए। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। और आपको मालूम है कि हमें बहुत से ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, तो करने होते हैं, कोई मजबूरी थोड़ी है, कैरियर के लिए करने होते हैं। 2 स्पेयर कैरिंग चार्ज प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड प्लस 9 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। ओके, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्सन F। चलो दोनों सेम चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं तो रिपल करेंगे ही। व्हेन ए चार्ज ऑफ -3q इज गिवन बोथ द स्पेयर एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस एज बिफोर, द न्यू फोर्स इज रिपल्सन इज। अरे यार ये पूरा इन्होंने किया, इसकी इतनी सारी जरूरत ही नहीं है। आपको पता है, एक बात बताएं, हमें मालूम है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2।
दो। देखो F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश Q2 डैश। जब हम चार्ज देंगे तो चेंज हो जाएगा ना उनका, तो इन दोनों को अपान कर दो तो क्या आ जाएगा यार, F1 अपान F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान Q1 डैश और Q2 डैश। बस पहले का चार्ज 6 और 9 यहाँ रख दीजिए, बाद का चार्ज इसे -3 दिया तो +3 हो गया, इसे -3 दिया तो इंटू +6 हो गया, तो 18 हो गया, ये 54 हो गया, तो कितना हो गया भैया 3 टाइम, तो F1 F2, तो F2 F1 पूछा है इन्होंने, तो पहले से 1/3 हो जाएगा। तो ये आप ऑरली कर सकते थे ना, तो करिए ना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई आप, टू पार्टिकल ऑफ चार्जेस Q1 इज इक्वल टू प्लस एट Q, Q2 इज इक्वल टू -2Q आर प्लेस्ड एज सोन। ये दिख रहा है आपको, एट व्हाट पॉइंट अवे फ्रॉम Q1 ऑन द एक्सिस कैन ए प्रोटॉन बी प्लेस। देखो भैया एक बार बताया, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन के चार्ज को भी E लिख देते हैं, तो लिख देते हैं। तो अब उन्होंने कहा सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। यार इक्विलिब्रियम के एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लो ना यार, प्लीज एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना जरा। यहाँ पे यदि हमारे पास एक चार्ज प्लस है, प्लस E रखा है, प्लस X रखा है, तो पता है इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आएगा, क्योंकि ये इधर रिपल करेगा ये वाला, और ये वाला इधर रिपल करेगा, अपोजिट इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कलर बदलते हैं, देखो जरा कलर बदल के बात करते हैं। अब क्या हुआ कि यदि इक्विलिब्रियम यहाँ पे -E है और यहाँ पे +X हो गया, तो भैया मेरे, बहना मेरी, यहाँ पे बीच में यदि ये कोई पार्टिकल रखेंगे तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपल करेगा, तो बीच में तो उस पर 1 और 1 11 और फोर्स बढ़ जाएगा ना। तो भैया बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आती है। कब जब दो अपोजिट चार्ज रखे होते हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या तो हमें यहां मिलती है या फिर हमें यहां मिलती है। तो किस तरफ मिलेगी? तो ध्यान रखिए, इससे आप एक फार्मूला बना लीजिए, इसका आप मंत्र जाप करिए कि जिस तरफ छोटा चार्ज होगा, मान लो -1 कूलाम है और +2 कूलाम है, तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर मिलेगी। इधर कभी क्यों भैया, ये -1 है, थोड़ा सा कम फोर्स लगे, +2 है, दूर से भी ज्यादा लगा सकता ना, तो प्लस से दूर, कहीं दूर। आहा, कितना लॉजिक है ये, बड़ा लॉजिक है ये। जो ज़्यादा बड़ा होता है उससे दूर, जो छोटा होता है उसके पास, तो छोटा होना अच्छी बात होती है। तो इन्होंने ये ही किया है। देखिए ये रखा है चार्ज और ये रखा है, इसे निकालो ना, ये रखा है चार्ज और ये रखा है। अब यहाँ पे वो उन्होंने +E रख दिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो गई, तो इसके और इसके बीच का फोर्स और इसका बीच का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कर दिया ना उन्होंने, वही काम किया है जो होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू रख के x निकाल लिया, x इज इक्वल टू, या तो ये आ गया आंसर। तो आप देख सकते हो। आइए आपके स्वागत में पेश है एक नया न्यूमेरिकल, और उसमें देखिए आप, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम are separated by a certain distance in meter if they are located at ये और ये। तो पता है ये आपकी पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन, तो R निकालने के लिए R2 - R1 कर दिया जाएगा, तो R निकल आएगा, तो R निकलता है। तो इन्होंने यही किया ना, R1 ये दिया, R2 ये दिया, R निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दिया। और एक बात और समझ लो यार, आपको पता है, मुझे मालूम है कि यू आर सो इंटेलिजेंट, पता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो R1 - R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 और ये R2, और इनका यदि हमें डिस्प्लेसमेंट R फाइंड करना है तो R2 - R1 किया, तो ये हमारे पास आ गया। परंतु अब इसे हमें स्केलर में बदलना तो क्या करेंगे भैया? तो हम ये करेंगे कि इसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो यदि हमें R ये ऐसे या R निकालना है तो हम अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करके हमें क्या करना है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, इनका स्क्वायर कर दो।
जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका इसी में इंटू होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। और देखिए जब आई कैप का आई कैप में इंटू करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 इंटू 1 कॉस 0, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 का एंगल बनाता तो यहाँ पे आ जाएगा 1। परंतु जब आई कैप और 2 जे कैप में इंटू करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप, इनके बीच एंगल 90 होता है तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर आई कैप 2 के कैप में करेंगे, यहाँ पे भी 90 एंगल की ही बात है ना भाई, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, इतना टाइम पास क्यों करेंगे, केवल आई कैप का आई कैप में इंटू कर दें, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो लिख दें। यहाँ पे जे कैप का जे कैप करेंगे 2 2 जा 4, जे कैप हो जाएगा 1 4, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 और के कैप 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे जो हम करेंगे तो वो √5 हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास वही फार्मूला है, और ये 3 स्क्वायर इन्होंने लिखा हुआ है, नो नो नो, यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और अच्छे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव तो सब अच्छे होते ही हैं, बस ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। परंतु कॉन्सेप्ट का टेंशन मत करिए भाई, मैं हूँ ना। Two identical charged spheres suspended from a common point of two massless string of length L. Okay, initially a distance d is less than L apart because of their mutual repulsion. ओके जब वो चार्ज रहेंगे तो रिपल करेंगे ही ना। द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट ए कॉन्स्टेंट रेट। क्या बात है, क्या बात है, अब चार्ज कम होना शुरू हो गया। पता है जब चार्ज कम होना शुरू हो गया तो वो जो दूर दूर थे अब वो दोनों पास पास आना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से दूर दूर इसलिए है ना कि वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट द चार्जेज अप्रोच ईच अदर विथ ए वेलोसिटी भी। क्या बात है, वेलोसिटी भी ले आए। देन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, तो ये डिस्टेंस फंक्शन और वेलोसिटी में रिलेशन कैसे होगा। अब आप देखिए, एक चार्ज हमारे पास ये है, दूसरा चार्ज हमारे पास ये है, तो ठीक है एक को ही हम यहाँ पे कर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट लेते हैं तो एक चम्मच ही तो ली जाती है। देखिए तो यहाँ पे ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक कंपोनेंट t sin थीटा जो काय के बराबर होगा f की तरफ, और दूसरा जो होगा वो t cos थीटा, ये इसके वेट के बराबर होगा। तो 2 कंपोनेंट रिजोल्यूशन तो मालूम है कि जब भी कोई अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होती है तो 2 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा। कॉस थीटा उस तरफ होता है जिस तरफ एंगल बना हो, और उसके दूसरी तरफ उससे परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये लिखा है इन्होंने, और फिर टी साइन थीटा इज इक्वल टू f, ये इन्होंने नीचे लिखा होगा, ये लिखा है यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू f, और f तो आपको मालूम है ना, कूलाम से ला 1/4 q1 q2 q2 अपन r स्क्वायर, तो d दी है तो d स्क्वायर, और q1 q2 q दी है तो q स्क्वायर कर देंगे। अब क्या किया इन्होंने कि इसको और इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया। आने दो यार, अब क्या कर रहे हैं, व्हेन चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्पेयर एट ए कांस्टेंट रेट देन tan थीटा। अब देखिए जरा, ये थीटा एंगल है और इससे tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये वाली डिस्टेंस हमने क्या ली थी, ये वाली डिस्टेंस d की जगह अब हमने x मान लिया है, क्योंकि उन्होंने x से रिलेटेड पूछा है ना। तो ये वाली डिस्टेंस x/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। फिर से सुन लो, d को x माना गया है, दिया d है परंतु x से रिलेटेड बोला तो x/2 हो जाएगी, तो x/2 अपान l, तो x/2l हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो tan थीटा की वैल्यू ये हमने निकाली थी वो रख दें, और यहाँ पे जब हमने देखा जो कांस्टेंट थे उन्हें हटा दिया कि ये वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो x/2l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर अपान x स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यू, तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2। रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, और जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होती है तो डिफ्रेंसिएशन महाराज आ ही जाते हैं। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो q का डिफ्रेंसिएशन किया तो पता इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे q,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 3/2 था। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्यू का 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे डी क्यू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका करेंगे तो 3/2 एक्स पावर 3/2 माइनस 1 लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ अपान डी टी कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो करना ही होगा ना भैया, तो करेंगे ना, तो ये किया तो ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। तो यहाँ पे क्यों क्यों भाई, ये v इधर आ जाएगी और x पावर 2 उधर आएगी, जी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन है। तो किस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट से चार्ज कम हो रहा है ना, तो वो कांस्टेंट है तो उसे हटा दें, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू द पावर -1/2। कैसा था, ठीक है। चलिए अभी रेस्ट नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, देन द वैल्यू ऑफ द रेशो Q1 अपॉन Q पावर विद द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज मैक्सिमम। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, जब मैक्सिमम फोर्स की बात आती है तो dF अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। चार्ज के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो Q1 की बात कर ली, तो देखो ना Q2 को अपन Q1 में रिलेटेड करेंगे, यहाँ पे Q2 निकालना है तो Q माइनस Q1 हो जाएगा, तो Q1 है ना, क्योंकि Q1 प्लस Q2 था। अब मैक्सिमम की कंडीशन आपको सबको पता है, यहाँ पे ये वैल्यू रख के इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये सोल्यूशन आ गया, तो 1/2 यानी 0.5। कैसा था, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 20 यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। नाउ बोथ चार्जेस आर ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट एंड अगेन सेपरेटेड टू इनिशियल पोजीशन। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल फोर्सेस। हमने आपको पहले भी बोला था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पहले केस में क्या वो, तो हम F1 अपॉन F2 लिखना खाना चाहें, पहला और बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20, और बाद में जब उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा ना, तो वो 10 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, F1 अपॉन F2 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/9 किया ना, 5 3 जा 2 जा 5 3 जा 2 जा 4 जा, तो 8/9। ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर, अंडर ए एक्शन ऑफ गिवन कूलम्बिक फोर्स होके। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, नया वर्ड बोल रहे हैं वो लोग, तो कूलम्बिक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, एक्सेलरेशन की बात कर ली इन्होंने। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स इज नियरली, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी ना, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन ड्यू टू, तो ए पी हो जाएगा, इन दोनों को अपान कर दो, जो वैल्यू गिवन है वो रख दीजिए, सॉल्व होके सिंपल सा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। चलिए अब यहाँ पे एक और बात की जाए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे उन्होंने क्या किया, पहले उसे एयर में रखा था, फिर उन्होंने उसे क्या किया, किसी लिक्विड में डाल दिया, उसकी डेंसिटी इतनी थी, द एंगल रिमेन द सेम। अरे क्या बात है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है लिक्विड में होने के बावजूद, जबकि लिक्विड की ब्यूएंसी फोर्स तो ज़्यादा होती है, फिर एंगल सेम है। चलो पता करते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू इतना, तो द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज, हमें के निकालना है। तो जब ऐसे यहाँ पे होते हैं रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स होगा वो आपका टेंशन है, तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। थोड़ी देर पहले भी किया था ना बच्चों, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इसके बराबर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन
एम जी। और आपको मालूम है कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपान के होता है। वो बोला था ना उन्होंने कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, परंतु डाइलेक्ट्रिक मीड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और के यहाँ पे अकेला बचा रहेगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपान के। अब इस पे लिक्विड अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। अप थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा? एम जी माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब क्या होता है? ये अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड तो वॉल्यूम ऑफ मास इनटू जी। तो मास क्या हो जाता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपान जी। तो यहाँ पे v की बात यदि हम करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपन डेंसिटी। और वॉल्यूम के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? मास अपन डेंसिटी, जो कि रो दी हुई है। दोनों में से एम जी और एम जी कॉमन ले लिया। एम तो ये था ही, तो ये हमारे पास बचा एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा अपान रो। अब टेन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपान डब्लू डैश। तो डब्लू डैश तो हमारे पास पहले से ही आ चुका था, तो एफ डैश तो हम यहाँ पे रख देंगे और डब्लू इज इक्वल टू तो एम जी होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की। परंतु एक बात है कि टेन थीटा डैश और टेन थीटा तो इक्वल दिए हुए हैं। इन लोगों को इक्वल कर दो दोनों को। जब इक्वल करेंगे तो के की वैल्यू कितनी? 2 आ जाएगी। चलिए 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 16 न्यूमेरिकल। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बाल्स ए एंड बी हैव पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, बट Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। ठीक है, आपने बोला है तो मान लेते हैं। द बाल्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट दे टच ईच अदर देन द केप्ट इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। द फोर्स बिटवीन देम इज। आपको पता है कि Q1 Q2 था, अलग अलग था, परंतु जब उन्हें कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो Q1 प्लस Q2/2 ये हो जाएगा। तो आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और नीचे क्या आ जाएगा? ऐसे नहीं यार, इन लोगों ने जो किया अपन नहीं मानते उसे। हमें मालूम है कि F1 अपान F2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 अपान 2 का होल स्क्वायर। इसका इसमें इंटू करेंगे ना, तो किसी भी हालत में F2 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, F1 थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो F2 यानी F डैश इज ग्रेटर देन F। ओके, ये तो हमने बता ही दिया है। अब आप आइए 17। टू स्मॉल स्पेयर ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L1 एंड L2। ठीक है भाई, मान लिया। फिर क्या बोल रहे हैं? द स्पेयर कैरी चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। द स्पेयर आर सस्पेंडेड सच दैट दे आर इन लेवल विद वन अनदर एंड द थ्रेड आर इंक्लाइंड फॉर द वर्टिकल एंगल θ1 एंड θ2। ये θ1 और ये θ2 है। ओके भाई, इसमें फिगर में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल इफ θ1 इज इक्वल टू θ2। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है, थोड़ी सी छोटे में लिखी है, थोड़ा बड़ा करके देख लें इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। कंडीशन होगी तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए ना उन्हें। कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, पहले की बात की तो T1 cos θ1 इज इक्वल टू M1 जी। तो T1 sin θ1 F1। ओके, तो tan θ1 ये आ गया। दूसरे स्पेयर के लिए वो ही किया जो कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। tan θ2 परंतु θ1 इज इक्वल टू θ2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो देखो ना, ये आ गया F1 इज इक्वल टू F2 एंड M1 इज इक्वल टू M2। ये था हमारा आंसर। अब ये 18 सिंपल है, इसमें अपन टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अपन 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलॉम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q, ए चार्ज माइनस Q इज मूविंग अराउंड एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। लो भाई, ऐसे ऑर्बिट में घुमा दिया है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एंगुलर मोमेंटम। अरे यार सुनो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है आई ओमेगा मतलब, आई का मतलब क्या होता है? mr²। एंगुलर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू B/r। आई ओमेगा इज इक्वल टू MBR। परंतु यार ये सब करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है। जब वो ये मोमेंटम करेगा तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज Q इज कांस्टेंट होगा, क्योंकि I भी कांस्टेंट रहेगा, I में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR कांस्टेंट रहेगा।
तो ये हमारा 19 था। आइए हम 20th की बात करते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर कैरिंग different charges attract each other with a force F when placed in air medium at a distance d apart. The sphere brought into contact, फिर वही बात, and take their original position. Now the two spheres repel each other. A force whose magnitude is equal to that of the initial active force. The ratio between initial charges on the sphere is, देखिए भैया, लेट द चार्जेस ऑन टू कंडक्टिंग स्पेयर बी Q1 एंड माइनस Q2 अटैक कर रहे ना, तो अपोजिट मानना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू ये आ गया। जब इन्हें कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो दोनों को ऐड करके अपन 2 कर दो, चूंकि माइनस है ना इसलिए ये माइनस हो गया, तो F डैश ये आ गया। अब उनने क्या बोला, F डैश इज इक्वल टू F, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और हम उसे मान लेते हैं कि Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू एक्स। सबको इक्वेशन को डिवाइडेड बाय Q2 स्क्वायर किया है और इसे मान लिया कि Q1 Q2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A। ये फार्मूला लगा के जब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास रेशो आ गया। चलिए जी, ये थे हमारे 2020 नीट और जेई दोनों के लिए क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।